सुप्रभात। एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप सभी को पता है किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। उन साहित्यिक निबंधों की श्रृंखला में ही आज हम प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद पर निबंध कई शीर्षकों के अंतर्गत आ सकता है, जैसे प्रगतिवाद, प्रगतिवादी साहित्य, प्रगतिवाद और हिंदी साहित्य आदि आदि। प्रगति शब्द की जहाँ तक बात है, प्रगति शब्द से आप सभी परिचित हैं। प्रगति का अर्थ है उन्नति करना। साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगतिवाद आया, उसके मूल में विशेष विचारधारा थी, जिसमें मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण जो था, उसके अनुकूल साहित्यिक विचारधारा जो थी, उसे ही प्रगतिवादी नाम दिया गया, उसे ही प्रगतिवादी साहित्य कहा जाने लगा। साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाला और साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाला जो साहित्य है, वही प्रगतिवादी साहित्य कहलाने लगा। प्रगतिवादी विचारधारा का मूल जो है वो मार्क्सवाद या साम्यवाद है। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। सुमित्रानंद पंत ने प्रगतिवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के प्रयोग पर जनसमूहों की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामूहिक नवनिर्माण, जनता के चीत्कार की कहानी किसी दर्शन पर आधारित है, और वह दर्शन है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी कारण आलोचकों ने कहा है कि राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। यानी पंत की परिभाषा से भी ये स्पष्ट हो गया है कि इसके मूल में हमको जो मार्क्सवाद है, साम्यवादी विचारधारा है, वह हमें प्रतीत होती है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। मार्क्सवादी विचारधारा को हम मूल रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, और तीसरा है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम जब देखते हैं इसमें मार्क्सवादी विचारधारा में, मार्क्सवादी दर्शन में, तो हमको पता चलता है कि जिस प्रकार सारे धर्मों के आचार्य ये स्वीकार करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी अलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा हुई है, जिसको कि हम किस नाम से पुकारते हैं? ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। किंतु कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। वो किसी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं। आध्यात्मिक शक्ति ने इसके विकास में कोई योग नहीं दिया है। मार्क्सवादियों का मानना है कि आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, अपितु जो भौतिक जगत है वो स्वयं ही इसके विकास का कारण है। मार्क्सवाद कभी भी आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग, नरक, मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन, इस सब के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। भौतिक जो विकासवाद का सिद्धांत है, वो यह मानता है कि द्वंद्वात्मकता हर चीज़ के मूल में है। द्वंद्वात्मकता का अर्थ है संघर्ष, और संघर्ष ही विकास की जननी है। संघर्ष से ही विकास पैदा होता है। 2 विरोधी शक्तियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उनमें संघर्ष होता है, और उनके संघर्ष के फलस्वरूप तीसरी शक्ति विकसित होती है, और आगे चल कर के जब तीसरी और चौथी वस्तु से संघर्ष होता है तो उससे 5वीं का उद्भव या विकास होता है। इस प्रकार से हमेशा 2 का संघर्ष चलता रहता है, और इस 2 के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही जो तीसरी चीज़ निकलती है, उसी से उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है। ये हमको मार्क्स का जो दर्शन है, मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की विचारधारा है,
वह हमें यह बताती है कि दो के संघर्ष से ही तीसरे का जन्म होता है और यही प्रगति का विकास का मूल है। दूसरा जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स देते हैं वो है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का मानना है कोई भी साधारण सी वस्तु, कच्चा माल, मान लो कपास ही क्यों नहीं है, 10 रुपये का यदि हमको मिलता है तो 10 रुपये का कपास जब श्रमिकों का श्रम उसमें लगता है और उसके बाद में जब वो कपड़ा बन जाता है, वह 10 रुपये का कपास बाज़ार में 40 रुपये में मिलता है, तो उस 10 रुपये में जो कि उसके अंदर 10 रुपये की कीमत लगी हुई है, उसमें यदि हम मशीनों की घिसावट का भी मूल्य लगा लेते हैं तो उसका मूल्य भी थोड़ा बहुत निकालने के बाद मान लो 40 रुपये में से 5 रुपये उसकी घिसावट का निकाल लेते हैं, तो जो बचा हुआ पैसा है यानी 10 का जो 40 हुआ और ये जो 30 का अंतर हुआ, इस 30 के अंतर में से यदि 5 भी निकाल लेते हैं तो 25 रुपये श्रमिक के पास आने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि यह पैसा पूंजीपति के पास जाता है और पूंजीपति उसकी जितनी इच्छा होती है उतना ही श्रमिक को देता है। तो इस तरह से समाज में श्रमिकों का पूंजीपतियों के द्वारा शोषण होता है, जबकि जो विकास है उसके मूल में श्रमिक का श्रम ही है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो वर्गों का विकास हुआ, एक तो जो श्रमिक हैं और दूसरे एक जो श्रमिकों के श्रम का अनुचित लाभ उठाते हैं। तो एक शोषित वर्ग हो गया और एक शोषक वर्ग हो गया। कार्ल मार्क्स का मानना है कि शोषित और शोषक वर्ग जो है उसमें हमेशा खींचतान या संघर्ष हमेशा चलता रहता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि जो है उसमें जो मुख्य रोल होता है, मुख्य जो भूमिका होती है वो श्रमिक की होती है, लेकिन श्रमिक को उसका पर्याप्त जो लाभ है वह नहीं मिलता है, पूंजीपति उसे रखता है। इसलिए जो दो वर्ग हो जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये मूल्य वृद्धि का जो सिद्धांत है यह सही नहीं है कि मूल्य वृद्धि श्रमिक के पास ही ज़्यादा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दो सिद्धांत हमने देखे, एक तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का सिद्धांत और दूसरा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने विश्व सभ्यता के विकास की नई व्याख्या भी प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं कि विभिन्न देशों और जातियों के विकास का इतिहास लिखने वाले जो लेखक हैं उन्होंने मानव जाति को राष्ट्र, वर्ण या जाति के आधार पर वर्गीकृत किया है, किंतु कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया की सभी जातियाँ, कोई देश हो, जाति हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा समाज में वर्ग दो ही रहेंगे, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। यानी आप समाज की व्यवस्था किसी भी आधार पर बना दो, जाति के आधार पर बना दो, राजनीति के आधार पर बना दो, किसी भी आधार पर बना दो, लेकिन उसमें फिर भी हमेशा दो ही वर्ग रहेंगे, एक तो शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। यहाँ पर ये विश्व इतिहास, विश्व सभ्यता के विकास की नई व्याख्या हमको ये जो कार्ल मार्क्स हैं वो बताते हैं। तो ये हमने मार्क्स का जो सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का जो दर्शन था उसके बारे में देखा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का दर्शन देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना भी प्रगतिवादी साहित्य है वह इसी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, उस पर आधारित है। अब हम प्रगतिवाद की जो युगीन परिस्थितियाँ थीं उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि कोई भी वाद जो होता है वो किसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या यह वाद किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप था या उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इस प्रगतिवाद का जन्म हुआ। प्रगतिवाद का जो समय है वो बहुत ही थोड़ा है। हिंदी साहित्य की इस धारा ने केवल 7 वर्ष के लिए ही, इसका मतलब एक तरह से ये जो धारा रही 7 वर्ष तक ही रही, जिसका कि समय 1936 से 1943 तक रहा। इस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो भी इस प्रगतिवादी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक रहीं। इस समय की परिस्थितियों में जो प्रमुख परिस्थिति थी राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों की ओर यदि हम देखते हैं तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और वो हमेशा
भारतीयों के शोषण कार्य में रत रहते थे। वो हमेशा भारतीयों का शोषण करते थे। भारत की सारी पूंजी विदेशों में जा रही थी। यहाँ का गरीब मजदूर और किसान भूखों मर रहा था। देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और उस असहयोग आंदोलन के कारण देश में जागृति भी आ रही थी। देशवासियों की ये जो स्थिति थी, देशवासियों की जो दुर्दशा थी, उसको देख करके साहित्यकार से नहीं रहा गया और उसने प्रगतिवाद के गीत लिखना शुरू कर दिया। तो यह तो रही राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसकी बात। अब सामाजिक क्षेत्र में भी यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में भी धनियों के और निर्धनों के, एक धनी मतलब एक जो पूंजीपति वर्ग था और एक श्रमिक वर्ग था, दो वर्ग बने हुए थे। पूंजीपति उस समय भी थे, दूसरी जो शोषक वर्ग था उसकी जनता की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी। उसके पास न टंडकने को वस्त्र था, न खाने के लिए भोजन था और न रहने के लिए घर था। किंतु यह बात निश्चित है कि प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ वो पूंजीपति और मिल मालिकों के विरोध में इतना नहीं हुआ जितना कि शोषण करने वाली जो अंग्रेजी सत्ता थी उसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रगतिवाद का मूल विरोध अंग्रेजी सत्ता से था, मिल मालिकों से उनका इतना ज़्यादा विरोध नहीं था। हालांकि कहीं कहीं इस तरह की कविताएं हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध ही उन्होंने कविता लिखी। अब तीसरी जो उस समय की परिस्थिति हम देखते हैं तो उस समय के लोगों का भाग्य में बहुत ज़्यादा विश्वास था। जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा भाग्यवादी थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास ईश्वर से उठता जा रहा था। और वो जो लोगों का विश्वास ईश्वर से उठता जा रहा था उसी की झलक हमको साहित्य में भी देखने को मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रगतिवादी साहित्यकार हैं उन्होंने परंपरागत रूढ़ियों, भाग्यवाद, ईश्वर और देवी देवताओं का खुलकर विरोध किया। और इस विरोध में जो प्रगतिवादी हैं उनके मन में छिपी हुई एक भावना इसके पीछे काम कर रही थी। और भावना यह थी, और वह सही भी थी, कि यहाँ की जो जनता अनपढ़ थी, जो अपनी दुर्दशा के लिए किसी पूंजीपति को या किसी व्यक्ति को दोष नहीं देती थी बल्कि अपने ही भाग्य को दोष देती थी। और वो यही समझते थे कि हमारी जो दयनीय स्थिति है उसके पीछे कोई भी उत्तरदायी नहीं है, केवल हमारा भाग्य ही इसके लिए उत्तरदायी है। और इस सोच का जो पूंजीपति वर्ग है, जो मिल मालिक हैं, वो अनुचित लाभ उठाते थे, क्योंकि उनके प्रति विद्रोह तो था ही नहीं साधारण श्रमिकों के मन में, शोषित जनता के मन में। तो जनता के हृदय से ये जो भाग्यवादी भावना है इसको दूर करने की कोशिश भी प्रगतिवादी लेखकों ने की। वो चाहते थे कि ये जो मूल है, और मूल क्या है कि लोगों के मन में जो भाग्यवादिता बैठी हुई है, लोग जो ये सोचते हैं कि हमारी दयनीय स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारा भाग्य ही उत्तरदायी है, तो इस बात को हमको जड़ से उनके मन में से निकालना है। और इसलिए उन्होंने ईश्वर और देवी देवताओं के अस्तित्व का भी खुल करके उनका विरोध किया। ये लेखक दिल से वास्तव में ये चाहते थे कि जनता का कल्याण हो, किसी भी तरह से वे रोटी, कपड़ा और मकान की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको आसानी से पूरा कर सकें। देखिए, ये जो परिस्थितियाँ थी इनके बारे में तो हमने विचार किया। इसके अलावा भी जब हम देखते हैं तो कोई भी जो नवीन साहित्य धारा होती है उसके आगमन के पीछे उसकी जो पहले की साहित्य विचारधारा होती है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो प्रगतिवाद के जन्म के संबंध में भी यह बात बिल्कुल सही है। इससे पहले जो साहित्यिक विचारधारा थी वह छायावाद थी। और छायावादी विचारधारा देखिए, हमने पिछले निबंध में छायावाद, पिछला जो व्याख्यान था उसमें मैंने आपको छायावाद की विशेषताएं और छायावाद की प्रवृत्तियां वगैरह सभी विस्तार से बताई थी। तो आपको पता होगा कि छायावादी कविता किस तरह की है, और छायावादी कविता को पढ़ करके जो साधारण जनता है उनकी जो काल्पनिक उड़ान थी उससे साधारण जनता ऊब चुकी थी, और अब साधारण जनता ठोस धरती पर आना चाह रही थी।
छायावाद में जो वैयक्तिकता बहुत ज़्यादा थी, इसकी भी प्रतिक्रिया होनी तो वास्तव में स्वाभाविक थी। मानव की समस्याओं, उनके आंसू और दुख के अंकन का कहीं भी प्रयास नहीं किया गया था। यहाँ पर केवल मनुष्य की अपनी जो स्वयं की अनुभूति थी, स्वयं का जो सुख और दुख था, बस उसी के गीत यहाँ पर गाए गए थे, उसी के संबंध में कविता की गई थी। तो यहाँ पर जो साधारण जनता थी और साहित्यकारों ने भी यह सोचा कि अब मनुष्य इस सब से बहुत ज़्यादा ऊब चुका है, अब हमें ठोस धरातल पर आकर के काव्य की रचना करनी है। और वो जो ठोस धरातल था वह यही था जो कि मैंने अभी आपको युगीन परिस्थितियाँ बताई कि इन परिस्थितियों से निजात पाने का क्या उपाय हो सकता है, लोगों के मन में किस तरह से इस तरह की भावना पैदा की जाए, किस तरह का साहित्य रचा जाए कि लोगों के मन से अपनी जो भाग्यवादिता का जो दृष्टिकोण है वह हटे और वे अपनी स्थिति के लिए जो सही लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसे उत्तरदायी ठहरा सके और अपनी जो दयनीय दशा है उसके प्रति उसके मन में भी विरोध के स्वर प्रस्फुटित हों। इस तरह की साहित्य रचना की जानी चाहिए और यही कारण है कि फिर साहित्यकारों ने इस तरह की काव्य रचना करना शुरू किया। तो बच्चों, यह बात रही प्रगतिवाद का। आज हमने परिचय देखा प्रगतिवाद के मूल में जो विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा, उसके बारे में देखा और प्रगतिवाद की जो युगीन परिस्थितियां हैं उनके बारे में भी हमने आज बात की। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।